उत्तर प्रदेश के कानपुर और प्रयागराज के बीच से गुजरने वाला पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 19 दिन में तो सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही उसका रूप बदल जाता था। इस हाईवे के बीचों बीच लगभग 50 किलोमीटर का एक ऐसा सुनसान इलाका पड़ता था जहां न तो ढंग की बस्ती थी, न पेट्रोल पंप और न ही कोई ढाबा, सिवाय एक पुराने जर्जर होटल के जिसका नाम था शांति विश्राम गृह। नाम भले ही शांति का था, पर वहां की हवा में अजीब सी घुटन और बेचैनी भरी रहती थी। ट्रक ड्राइवरों के बीच इस जगह को लेकर कई तरह की कहानियां मशहूर थीं। कोई कहता वहां भूत दिखता है, कोई कहता वहां से गुजरने के बाद कई लोग लापता हो चुके हैं। लेकिन मजबूरी में लोग रुकते भी थे, क्योंकि रात के 2 बजे उस सुनसान रास्ते पर और कोई ठिकाना नहीं मिलता था। उन्हीं ट्रक ड्राइवरों में एक था रमेश यादव, उम्र लगभग 35 साल, मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पास के एक छोटे गांव का रहने वाला। रमेश पिछले 10 साल से ट्रक चला रहा था। उसने देश के कई राज्यों में गाड़ी चलाई थी, पर उसे सबसे ज्यादा डर इसी कानपुर प्रयागराज वाले हाईवे से लगता था। उस रात दिसंबर की कड़ाके की ठंड थी। कोहरा इतना घना था कि ट्रक की हेडलाइट भी जैसे धुंध को चीर नहीं पा रही थी। घड़ी में रात के करीब 12:30 बजे थे। रमेश कानपुर से सीमेंट की बोरियां लादकर प्रयागराज की ओर जा रहा था। रास्ता लंबा था और उसे सुबह तक माल पहुंचाना था। लगातार ड्राइविंग से उसकी आंखें भारी हो चुकी थी। उसने रेडियो ऑन किया, लेकिन केवल खरखराहट की आवाज आई। उसने बड़बड़ाते हुए रेडियो बंद किया और स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। तभी उसकी नजर आगे दूर धुंध के बीच एक हल्की सी पीली रोशनी पर पड़ी। जैसे जैसे वह पास पहुंचा, उसे शांति विश्राम गृह का टूटा हुआ बोर्ड दिखा, जिसकी पेंट लगभग उखड़ चुकी थी। उसने सोचा, बस 5 मिनट रुककर चाय पी लेता हूं, नहीं तो नींद में कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। ट्रक होटल के सामने रोकते ही उसके कानों में सन्नाटा गूंजने लगा। अजीब बात थी कि इतनी ठंड में भी वहां कोई आवाज नहीं थी, न कुत्तों का भौंकना, न झिंगुरों की आवाज। उसने ट्रक का दरवाजा खोला और नीचे उतरा। जैसे ही उसके जूते जमीन पर पड़े, उसे लगा जमीन कुछ ज्यादा ही ठंडी है, जैसे बर्फ हो। होटल की इमारत पुरानी थी। दीवारों पर सीलन और दरारें साफ दिखाई दे रही थी। अंदर से हल्की पीली रोशनी आ रही थी, जैसे किसी पुराने बल्ब की मध्यम लौ। और तभी उसकी नजर होटल के दरवाजे के पास खड़ी एक औरत पर पड़ी। वह औरत लाल साड़ी पहने खड़ी थी। उसकी साड़ी हवा में हल्के हल्के लहरा रही थी, जबकि वहां हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे पर आधे गिरे हुए थे। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर उसकी मौजूदगी में कुछ ऐसा था जिसने रमेश की रीढ़ की हड्डी तक सिहरन दौड़ा दी। रमेश ने सोचा शायद होटल वाले की पत्नी होगी। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, बहन जी, चाय मिलेगी क्या? औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उसकी ओर घुमाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, न पूरी हंसी न पूरी उदासी, बस एक ठंडी मुस्कान। उसने बिना कुछ बोले होटल के अंदर की ओर इशारा किया। रमेश के कदम अपने आप होटल की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वह अंदर गया, उसे लगा जैसे तापमान अचानक और गिर गया हो। अंदर सिर्फ एक लकड़ी की मेज और 2 टूटी कुर्सियां थीं। काउंटर के पीछे कोई नहीं था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह लाल साड़ी वाली औरत दरवाजे के पास ही खड़ी थी। चाय, रमेश ने फिर से कहा। इस बार औरत ने बहुत धीमी आवाज में कहा, बैठ जाओ, अभी लाती हूं। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे 2 अलग अलग सुर एक साथ बोल रहे हों। रमेश बैठ गया, पर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। दीवार पर एक पुरानी घड़ी टंगी थी, जिसकी सुइयां 12 बजे पर अटकी हुई थी। अचानक उसे किचन की तरफ से बर्तनों के गिरने की आवाज आई। वह चौंक गया। कोई है क्या? उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया।
तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। वही लाल साड़ी वाली औरत उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसके हाथ में एक कप था जिसमें से भाप नहीं निकल रही थी। उसने कप मेज पर रखा। रमेश ने कांपते हाथों से कप उठाया। जैसे ही उसने कप होंठों से लगाया, उसे एहसास हुआ कि चाय बर्फ की तरह ठंडी है। वह घबरा गया। उसने तुरंत कप नीचे रख दिया। यह ठंडी है, वह हकलाया। औरत की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने धीरे धीरे कहा, यहां सब ठंडा है, सब कुछ। तभी होटल के दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए। बाहर खड़ा उसका ट्रक अचानक अपने आप हॉर्न बजाने लगा, लगातार, बिना रुके। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। लाल साड़ी वाली औरत अब उसके सामने खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, बिना पुतलियों के। होठों पर खून जैसा लाल रंग फैला हुआ था। उसने धीरे से कहा, तुम भी रुक जाओ, हमेशा के लिए। और अचानक कमरे की सारी लाइटें बुझ गईं। घुप अंधेरा छा गया। केवल बाहर ट्रक का हॉर्न गूंज रहा था। अंधेरे में रमेश को महसूस हुआ कि किसी ठंडी उंगलियों ने उसका हाथ पकड़ लिया है। वह चीखना चाहता था, पर आवाज गले में अटक गई। और तभी होटल के अंदर से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी, जो सुनसान हाईवे पर दूर तक फैल गई। अगले दिन सुबह जब कुछ दूसरे ट्रक ड्राइवर वहां से गुजरे, तो उन्होंने सड़क किनारे रमेश का ट्रक खड़ा देखा। दरवाजा खुला था, लेकिन रमेश कहीं नहीं था। होटल का दरवाजा बंद था और ऐसा लग रहा था जैसे वह जगह सालों से वीरान हो। शांति विश्राम गृह का बोर्ड हवा में हिल रहा था, जबकि वहां हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। सुबह की हल्की धूप जब कानपुर और प्रयागराज के बीच फैले उस सुनसान हाईवे पर फैली, तो धुंध धीरे धीरे छंटने लगी। लेकिन शांति विश्राम गृह के आसपास का इलाका अब भी अजीब तरह से ठंडा और सन्नाटे से भरा था। रमेश यादव का ट्रक ठीक उसी जगह खड़ा था जहां उसने रात में रोका था। दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे वह जल्दी में उतरा हो या किसी ने उसे खींचकर बाहर निकाला हो। कुछ दूसरे ट्रक ड्राइवर जो सुबह सुबह माल लेकर प्रयागराज की ओर जा रहे थे, ट्रक को देखकर रुक गए। उन्होंने आवाज लगाई, अरे भाई, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब वे होटल की ओर बढ़े तो हैरान रह गए। रात में जहां हल्की रोशनी दिख रही थी, वहां अब टूटी खिड़कियां, जाले और जंग लगे दरवाजे नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह जगह कई सालों से बंद हो। उनमें से एक बुजुर्ग ड्राइवर शफीक ने धीरे से कहा, मैंने कहा था ना, यहां मत रुका करो, यह जगह ठीक नहीं है। सबने मिलकर रमेश को आसपास ढूंढा, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। पुलिस को खबर दी गई। प्रयागराज से पुलिस की एक जीप आई। इंस्पेक्टर दुबे ने ट्रक की तलाशी ली। अंदर रमेश का मोबाइल पड़ा था, जिसकी स्क्रीन टूटी हुई थी। आखिरी कॉल उसकी पत्नी सुनीता की थी, रात 12:17 पर। कॉल सिर्फ 5 सेकंड चली थी। पुलिस ने होटल के दरवाजे को धक्का दिया तो वह चरमराते हुए खुल गया। अंदर धूल जमी हुई थी, फर्श पर पत्ते और मिट्टी फैली थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि मेज पर एक कप रखा था, जिसमें जमी हुई चाय जैसी काली परत दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कप अभी अभी रखा गया हो। इंस्पेक्टर दुबे ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, कोई तो था यहां रात में। तभी एक सिपाही ने घबराकर आवाज दी, साहब, इधर आइए। पीछे वाले कमरे की दीवार पर नाखूनों से खुरची हुई लंबी लंबी लकीरें बनी थी, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। और दीवार पर धुंधला सा लाल रंग का निशान था, जो साड़ी के पल्लू जैसा लग रहा था। उसी समय हाईवे पर तेज हवा चलने लगी। होटल का टूटा बोर्ड हिलने लगा और दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। पुलिस वाले चौंक गए। दुबे ने खुद को संभालते हुए कहा, सब बकवास है,
कोई गैंग होगा जो ड्राइवरों को लूटता होगा। लेकिन उसके अपने शब्दों में भी भरोसा नहीं था। उधर रमेश की पत्नी सुनीता को जब खबर मिली तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। रमेश का छोटा बेटा रोहित बार बार पूछ रहा था, पापा कब आएंगे? सुनीता को याद आया कि पिछले हफ्ते ही रमेश ने फोन पर बताया था कि उस हाईवे पर एक लाल साड़ी वाली औरत खड़ी रहती है। उसने हंसते हुए कहा था, लोग बेकार की बातें करते हैं। लेकिन आज वही बात उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। उसी रात जब पुलिस ट्रक को हटाकर चली गई और हाईवे फिर से सुनसान हो गया, करीब 2 बजे के आसपास एक और ट्रक उसी रास्ते से गुजरा। ड्राइवर का नाम महेंद्र था। उसे भी नींद आ रही थी। जैसे ही वह शांति विश्राम गृह के पास पहुंचा, उसने देखा कि होटल के सामने हल्की रोशनी जल रही है। उसे याद था कि सुबह पुलिस आई थी और होटल को वीरान बताया था। फिर यह रोशनी कैसे? उसने ट्रक धीमा किया। तभी उसने सड़क किनारे एक औरत को खड़े देखा। लाल साड़ी, खुले बाल, झुका हुआ सिर। महेंद्र का गला सूख गया। उसने ट्रक रोकने की हिम्मत नहीं की, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे लगा कि ट्रक के पीछे किसी ने जोर से थपकी मारी। उसने शीशे में देखा, कोई नहीं था। उसने स्पीड बढ़ा दी। तभी अचानक केबिन के अंदर ठंड फैल गई। उसने बगल वाली सीट की तरफ देखा और उसका दिल रुकते रुकते बचा। वही लाल साड़ी वाली औरत उसकी बगल में बैठी थी। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। महेंद्र के हाथ कांपने लगे। उसने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और होठों के कोनों से गाढ़ा लाल रंग टपक रहा था। उसने फुसफुसाकर कहा, रमेश, मुझे छोड़कर क्यों चले गए? महेंद्र ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। ट्रक अचानक खुद ब खुद मुड़ गया और उसी पुराने होटल के सामने आकर रुक गया। दरवाजा अपने आप खुला। महेंद्र जैसे किसी अदृश्य ताकत के खिंचाव में बाहर उतरा और होटल की ओर बढ़ने लगा। होटल के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन अंदर से धीमी धीमी चूड़ियों की खनखनाहट और किसी के रोने की आवाज आ रही थी। उसी अंधेरे में कहीं से रमेश की कमजोर आवाज सुनाई दी, भाग जाओ, यहां मत आओ। महेंद्र की आंखें डर से फैल गईं। वह पीछे हटना चाहता था, पर उसके पैर खुद ब खुद आगे बढ़ रहे थे। होटल का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। बाहर हाईवे पर फिर वही सन्नाटा छा गया। अगले दिन सुबह लोगों ने देखा, होटल के सामने अब 2 ट्रक खड़े थे। दोनों के दरवाजे खुले थे, लेकिन अंदर कोई नहीं था। और होटल के दरवाजे के पास अब लाल साड़ी का फटा टुकड़ा नहीं, बल्कि पूरी लाल साड़ी हवा में टंगी हुई लहरा रही थी, जैसे किसी अदृश्य शरीर पर पहनी हो। कहानी अब सिर्फ एक गुमशुदगी की नहीं रही थी। कुछ और भी था उस हाईवे पर, जो हर रात किसी नए ट्रक ड्राइवर का इंतजार करता था। अब ट्रक ड्राइवरों के बीच खौफ का दूसरा नाम बन चुका था। 2 ड्राइवरों के रहस्यमय ढंग से गायब हो जाने की खबर धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल गई थी। पुलिस ने मामले को संभावित आपराधिक गिरोह का नाम दिया, लेकिन जिन लोगों ने रात में उस लाल साड़ी वाली औरत को देखा था, उनके दिल में सच्चाई कुछ और ही कह रही थी। रमेश और महेंद्र दोनों के ट्रक शांति विश्राम गृह के सामने मिले थे। दरवाजे खुले, सामान जस का तस, लेकिन आदमी गायब। न खून के निशान, न संघर्ष के स्पष्ट सबूत, बस एक अजीब सी ठंडक और डर जो उस जगह के आसपास हमेशा महसूस होता था। इंस्पेक्टर दुबे ने इस बार ठान लिया कि वह खुद रात में वहां निगरानी करेगा। उसके साथ 2 सिपाही और एक ड्राइवर था। उन्होंने योजना बनाई कि रात के करीब 12 बजे वे होटल के पास गाड़ी रोकेंगे और छिपकर निगरानी करेंगे। दिसंबर की रात फिर से उसी तरह ठंडी थी। घना कोहरा, दूर तक फैली अंधेरी सड़क और कभी कभार गुजरते ट्रकों की हल्की रोशनी। पुलिस की जीप होटल से थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, लाइटें बंद। घड़ी में 12:55 हुए। सब चुपचाप बैठे थे।
अचानक एक सिपाही ने फुसफुसाकर कहा, साहब उधर देखिए। कोहरे के बीच होटल के सामने एक हल्की पीली रोशनी टिमटिमाने लगी, जैसे किसी ने अंदर पुराना बल्ब जला दिया हो। दुबे की सांसें थोड़ी तेज हो गईं। उसने दूरबीन उठाई। होटल के दरवाजे के पास कोई खड़ा था। लाल साड़ी, खुले बाल, झुका हुआ सिर। दुबे का गला सूख गया। उसने खुद को संभालते हुए कहा, कोई औरत होगी, शायद किसी ट्रक का इंतजार कर रही हो। लेकिन उसके शब्दों में आत्मविश्वास नहीं था। तभी दूर से एक ट्रक आता दिखाई दिया। वह धीरे धीरे होटल के सामने आकर रुका। ड्राइवर नीचे उतरा। उसने इधर उधर देखा, जैसे जगह को परख रहा हो। लाल साड़ी वाली औरत बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और होटल की ओर इशारा किया। ड्राइवर जैसे सम्मोहित होकर उसकी ओर बढ़ा। दुबे ने तुरंत आदेश दिया, चलो अभी चलते हैं। जीप स्टार्ट हुई और तेजी से होटल की ओर बढ़ी। लेकिन जैसे ही जीप होटल के सामने पहुंची, अचानक उसकी हेडलाइट अपने आप बंद हो गई। इंजन ने अजीब सी घरघराहट की और बंद हो गया। चारों तरफ घुप अंधेरा। सिपाहियों के हाथ कांपने लगे। तभी उनके कानों में चूड़ियों की तेज खनखनाहट गूंजी, जैसे कोई बहुत पास से चल रहा हो। दुबे ने टॉर्च ऑन की। रोशनी में होटल का दरवाजा खुला दिखाई दिया। अंदर वही ट्रक ड्राइवर खड़ा था जिसकी पीठ उनकी ओर थी। अरे बाहर आओ, दुबे चिल्लाया। ड्राइवर धीरे धीरे मुड़ा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखें डरी हुई, होंठ कांपते हुए। वह कुछ कहना चाहता था, पर तभी उसके पीछे लाल साड़ी वाली औरत प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह साफ था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, जैसे उनमें कोई गहराई ही ना हो। उसके होंठों पर वही ठंडी मुस्कान। दुबे ने बंदूक उठाई और गोली चलाई। गोली की आवाज सुनसान रात में गूंज उठी। लेकिन जो हुआ, उसने सबके होश उड़ा दिए। गोली उस औरत के आर पार निकल गई, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। औरत की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने अपना सिर थोड़ा तिरछा किया और फुसफुसाई, क्यों रोकते हो उन्हें? वे मेरे हैं। अचानक तेज हवा का झोंका आया। जीप के दरवाजे अपने आप खुल बंद होने लगे। टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी। सिपाहियों में से एक चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा, जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। दुबे ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण होटल के अंदर से रमेश और महेंद्र की कमजोर टूटी हुई आवाजें सुनाई दी। बचाओ, हमें बाहर निकालो। दुबे ने हिम्मत जुटाकर होटल के अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य किसी बुरे सपने जैसा था। दीवारों पर नाखूनों के निशान और गहरे हो चुके थे। फर्श पर मिट्टी और धूल के बीच घसीटने के निशान थे। कमरे के कोने में उसे दो परछाइयां दिखीं, मानो दो आदमी अंधेरे में बैठे हों। उसने टॉर्च की रोशनी उधर घुमाई, लेकिन रोशनी पड़ते ही वे परछाइयां गायब हो गईं। पीछे से अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। बाहर जीप के पास खड़े सिपाही चीखने लगे। दुबे ने मुड़कर देखा। लाल साड़ी वाली औरत उसके बिल्कुल सामने थी। इस बार उसकी आंखों से काला तरल सा कुछ बह रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम सच जानना चाहते हो? दुबे की टॉर्च उसके हाथ से गिर गई। कमरे में फिर अंधेरा छा गया। केवल उसकी भारी सांसें और औरत की चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई दे रही थी। बाहर खड़े सिपाहियों ने देखा कि होटल की खिड़की में कुछ परछाइयां तेजी से हिल रही हैं, जैसे अंदर कई लोग संघर्ष कर रहे हों। फिर अचानक सब शांत हो गया। कुछ मिनट बाद होटल का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर कोई नहीं था। इंस्पेक्टर दुबे भी गायब था। जीप का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन खबर फैली कि अब 3 लोग उस हाईवे से लापता हो चुके हैं। पुलिस ने उस इलाके को अस्थायी रूप से सील कर दिया, लेकिन ट्रकों का आना जाना पूरी तरह रोक पाना संभव नहीं था। कानपुर और प्रयागराज के बीच का वह सुनसान हाईवे अब सिर्फ एक सड़क नहीं रह गया था, बल्कि लोगों के दिलों में बैठा हुआ डर बन चुका था। 3 लोगों के रहस्यमय ढंग से गायब हो जाने के बाद
प्रशासन ने कुछ दिनों के लिए शांति विश्राम गृह के आसपास बैरिकेड लगवा दिए, लेकिन ट्रकों की लंबी कतारें और माल ढुलाई की मजबूरी ने उस रास्ते को पूरी तरह बंद होने नहीं दिया। दिन में सब सामान्य लगता, पर जैसे ही रात गहराती, धुंध और सन्नाटा उस जगह को फिर से अपने कब्जे में ले लेते। उधर प्रयागराज में इंस्पेक्टर दुबे के गायब होने की खबर से पुलिस महकमे में हलचल मच गई। दुबे का एक पुराना दोस्त था, सब इंस्पेक्टर अजय सिंह। अजय बहादुर था, लेकिन अंधविश्वासी नहीं। उसने ठान लिया कि वह इस मामले की तह तक जाएगा, चाहे सच कितना भी डरावना क्यों ना हो। अजय ने पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड खंगाले। उसे पता चला कि जिस जगह शांति विश्राम गृह बना है, वहां करीब 15 साल पहले एक भयानक सड़क दुर्घटना हुई थी। एक ट्रक ने आधी रात को सड़क किनारे खड़ी एक महिला को कुचल दिया था। गवाहों के अनुसार वह महिला लाल साड़ी पहने थी और किसी वाहन से लिफ्ट मांग रही थी। दुर्घटना के बाद ट्रक ड्राइवर ने दावा किया कि उसने अचानक सड़क के बीच खड़ी एक औरत को देखा। ब्रेक लगाए, लेकिन ट्रक फिसल गया। जब वह नीचे उतरा तो सड़क पर कोई नहीं था, लेकिन ट्रक के नीचे खून के निशान मिले। कुछ दिनों बाद वही ड्राइवर मानसिक संतुलन खो बैठा और उसने बार बार एक ही बात दोहराई, वो अभी भी सड़क पर खड़ी है। अजय ने और जानकारी जुटाई तो पता चला कि वह महिला पास के गांव की थी। उसका नाम था मीरा। लोगों का कहना था कि वह अपने पति का इंतजार कर रही थी, जो ट्रक ड्राइवर था और कई दिनों से घर नहीं लौटा था। एक रात वह पागलों की तरह हाईवे पर निकल गई और फिर कभी वापस नहीं आई। उसी हादसे के कुछ महीनों बाद उस जगह पर शांति विश्राम गृह बनाया गया, लेकिन होटल कभी चला नहीं। जो भी मालिक बना कुछ ही महीनों में छोड़कर भाग गया। कारण रात में एक लाल साड़ी वाली औरत का दिखना। अजय ने तय किया कि वह अकेले उस होटल में एक रात बिताएगा। उसने किसी को अपनी योजना नहीं बताई। दिसंबर की ठंडी रात, घड़ी में 11:45। अजय अपनी बाइक से होटल के सामने पहुंचा। बैरिकेड हटे हुए थे। होटल अंधेरे में डूबा था। उसने टॉर्च ऑन की और अंदर चला गया। अंदर वही सीलन भरी गंध, टूटी मेज, जमी धूल और दीवारों पर खरोंचों के निशान। उसने एक कोने में कुर्सी रखी और बैठ गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन वह खुद को शांत दिखाने की कोशिश कर रहा था। 12 बजते ही होटल के बाहर से चूड़ियों की बहुत हल्की खनखनाहट सुनाई दी। अजय ने टॉर्च की रोशनी दरवाजे की ओर घुमाई। दरवाजे के बाहर धुंध में एक परछाई उभर रही थी। धीरे धीरे वह साफ हुई। लाल साड़ी, खुले बाल, झुका हुआ सिर। अजय की सांस अटक गई। उसने खुद को मजबूत करते हुए कहा, मीरा। परछाई ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें काली थीं, लेकिन उनमें गुस्सा नहीं, बल्कि गहरा दुख था। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे घर जाना है। अजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम यहां क्यों हो? इन लोगों को क्यों ले जाती हो? औरत की आवाज अचानक बदल गई, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। उन्होंने रोका नहीं, उन्होंने देखा और चले गए। किसी ने नहीं रोका। अचानक होटल के अंदर की हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। दीवारों से जैसे फुसफुसाहट आने लगी। रमेश, महेंद्र और दुबे की कमजोर आवाजें। हमें जाने दो। अजय ने महसूस किया कि यह औरत सिर्फ गुस्से में नहीं है, वह अधूरी है, अटकी हुई है। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, अगर तुम बताओ तो। औरत कुछ पल के लिए शांत हो गई। उसकी काली आंखों में जैसे एक पल को सामान्य चमक लौटी। उसने धीमे से हाथ उठाया और होटल के पीछे की ओर इशारा किया। अजय टॉर्च लेकर पीछे के कमरे में गया। वहां फर्श के एक कोने में मिट्टी थोड़ी उखड़ी हुई थी, जैसे कुछ दबाया गया हो। तभी पीछे से तेज चीख गूंजी। अजय पलटा। लाल साड़ी वाली औरत का चेहरा अब फिर से विकृत हो चुका था। उसकी आंखें और गहरी हो गई थीं। बाल हवा में बिखर रहे थे और वह गुस्से से चिल्ला रही थी,
कोई नहीं रुका, कोई नहीं रुका। अचानक फर्श खुद ब खुद कांपने लगा। अजय गिर पड़ा। टॉर्च उसके हाथ से छूट गई। कमरे में घुप अंधेरा बारा छा गया। उसी अंधेरे में उसे लगा जैसे कई ठंडी उंगलियां उसके पैरों को पकड़ रही हैं। वह चीखा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, सच सामने लाऊंगा। तभी एक तेज झोंका आया और होटल का दरवाजा जोर से बंद हो गया। बाहर हाईवे पर फिर वही सन्नाटा छा गया। अगले दिन सुबह लोगों ने देखा अजय की बाइक होटल के सामने खड़ी थी। दरवाजा आधा खुला था। अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसे कोई आया ही ना हो, लेकिन पीछे वाले कमरे में मिट्टी और जाही ज्यादा उखड़ी हुई थी और वहां से एक लाल साड़ी का कोना बाहर झांक रहा था। अब कहानी सिर्फ एक भूत की नहीं रही थी, बल्कि एक अधूरी आत्मा की थी जो अपने साथ हुई नाइंसाफी का बदला ले रही थी, क्योंकि अजय ने गायब होने से पहले अपने मोबाइल में कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। अगले दिन सुबह जब पुलिस फिर से शांति विश्राम गृह पहुंची तो उन्हें अजय की बाइक के पास उसका मोबाइल गिरा हुआ मिला। मोबाइल की स्क्रीन टूटी थी, लेकिन वह चालू था। उसमें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सेव थी। समय रात 12:03। पुलिस ने रिकॉर्डिंग चलाई। पहले कुछ सेकंड सन्नाटा था, फिर अजय की धीमी आवाज आई, मैं अंदर हूं, अगर कुछ हो जाए तो। उसके बाद चूड़ियों की साफ खनखनाहट सुनाई दी। फिर एक और आवाज, एक औरत की, धीमी, टूटी हुई, जैसे कई परतों से निकल रही हो, मुझे घर जाना है। अचानक रिकॉर्डिंग में तेज हवा की आवाज गूंजी। फिर अजय की घबराई हुई आवाज, पीछे, यहां कुछ दबा है। और फिर एक चीख, ऐसी चीख जो सुनकर कमरे में बैठे हर पुलिस वाले के रोंगटे खड़े हो गए। रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो गई। इस बार मामला सिर्फ अंधविश्वास का नहीं रह गया था। पुलिस ने होटल के पीछे वाले कमरे की मिट्टी खुदवाने का फैसला किया। जेसीबी मशीन मंगाई गई। आसपास गांव के लोग भी जमा हो गए। जैसे ही खुदाई शुरू हुई, अजीब बात हुई। दोपहर के समय भी उस जगह पर ठंडी हवा चलने लगी। सूरज चमक रहा था, लेकिन होटल के आसपास धुंध सी छा गई। कुछ ही मिनटों में मशीन की बाल्टी किसी सख्त चीज से टकराई। मजदूरों ने हाथ से मिट्टी हटानी शुरू की। थोड़ी देर बाद वहां से एक कंकाल मिला, महिला का कंकाल। उसके साथ सड़ी गली लाल साड़ी के टुकड़े भी दबे हुए थे। भीड़ में सन्नाटा छा गया। एक बुजुर्ग आदमी ने कांपती आवाज में कहा, ये मीरा है। गांव वालों ने पहचान लिया कि वही महिला थी जो 15 साल पहले गायब हुई थी। लेकिन सबसे खौफनाक बात अभी बाकी थी। जैसे ही कंकाल को बाहर निकाला गया, होटल की टूटी खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। आसमान पर अचानक काले बादल छा गए। पुलिस वाले एक दूसरे को देखने लगे। तभी भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, उधर देखो। होटल के दरवाजे पर लाल साड़ी में वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा साफ था। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली नहीं थी, उनमें आंसू जैसे चमक रहे थे। उसने भीड़ की ओर देखा, फिर धीरे धीरे जमीन पर रखे अपने कंकाल की ओर। उसके होंठ हिले। अब याद आया। अचानक हवा का तेज झोंका आया और सबकी आंखों में धूल भर गई। जब धूल छंटी तो वह औरत गायब थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात जब कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था, पुलिस वैन के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारे। उसने घबराकर कहा, साहब, पीछे कोई बैठा है। पीछे की सीट पर लाल साड़ी का पल्लू लटक रहा था। इंस्पेक्टर ने मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। लेकिन अगले ही पल वैन का इंजन अपने आप बंद हो गया। सड़क वही थी, कानपुर और प्रयागराज के बीच का वही हाईवे। घड़ी में ठीक 12 बजे थे। वैन के अंदर अचानक तापमान गिर गया। खिड़कियों पर धुंध जम गई। उस धुंध पर खुद ब खुद उंगलियों से लिखा दिखाई दिया, कोई नहीं रुका। ड्राइवर चीख पड़ा। तभी पीछे से वही जानी पहचानी चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई दी। पुलिस वाले दरवाजा खोलकर बाहर भागे।
कुछ पल बाद उन्होंने हिम्मत करके पीछे देखा। वैन के अंदर रखा कंकाल गायब था। सिर्फ लाल साड़ी का एक ताजा चमकदार पल्लू सीट पर पड़ा था, जैसे अभी अभी पहना गया हो। अगले दिन अखबारों में खबर छपी, खुदाई में मिला कंकाल रहस्यमय तरीके से गायब। लोग अब खुलकर कहने लगे कि मीरा की आत्मा को शांति नहीं मिली है, उसे सिर्फ याद किए जाने की जरूरत नहीं, बल्कि न्याय चाहिए। लेकिन न्याय किससे? वह ट्रक ड्राइवर तो सालों पहले पागल होकर मर चुका था। फिर वह किससे बदला ले रही थी? उसी रात एक बूढ़ा साधु हाईवे के पास दिखाई दिया। उसने गांव वालों से कहा, आत्मा को मुक्ति तब मिलती है जब उसका अधूरा काम पूरा हो। अभी उसका काम बाकी है। और दूर शांति विश्राम गृह के टूटे बोर्ड के नीचे लाल साड़ी में खड़ी वह परछाई फिर दिखाई दी। इस बार उसकी मुस्कान में दर्द कम और क्रोध ज्यादा था। अब कहानी एक नए मोड़ पर थी। कंकाल मिलने के बाद भी आत्मा शांत नहीं हुई थी। कानपुर और प्रयागराज के बीच का वह हाईवे अब सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक खुला हुआ जख्म बन चुका था। कंकाल मिलने के बाद भी मीरा की आत्मा शांत नहीं हुई, बल्कि घटनाएं और तेज हो गई। कंकाल का गायब हो जाना पुलिस के लिए सबसे बड़ा रहस्य था। पोस्टमार्टम हाउस तक पहुंचने से पहले ही वह लाल साड़ी में बदल गया, जैसे किसी ने यह संदेश दिया हो कि सच अभी भी अधूरा है। सब इंस्पेक्टर अजय के मोबाइल से बाय से मिली रिकॉर्डिंग को बार बार सुना गया। इस बार पुलिस ने ऑडियो को तकनीकी जांच के लिए भेजा। जांच में एक अजीब बात सामने आई। रिकॉर्डिंग के बैकग्राउंड में एक और आवाज थी, बहुत धीमी, जिसे पहले कोई समझ नहीं पाया था। जब उसे साफ किया गया तो उसमें एक पुरुष की आवाज सुनाई दी, जल्दी करो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यह आवाज हादसे वाली रात की हो सकती थी। इसका मतलब था कि मीरा की मौत सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, शायद उसे जानबूझकर मारा गया था। पुराने रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि जिस ट्रक से मीरा के कुचले जाने की बात कही गई थी, वह एक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनी का था। कंपनी का मालिक था बलदेव चौधरी, एक प्रभावशाली व्यक्ति जिसने उस हादसे के बाद केस को दबवा दिया था। ट्रक ड्राइवर जिसने पागलपन की हालत में बयान दिया था, कुछ महीनों बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मर गया। फाइल बंद कर दी गई। अजय के गायब होने से पहले उसने बलदेव का नाम अपने नोट्स में लिखा था। पुलिस अब उस कंपनी तक पहुंची, लेकिन बलदेव कई साल पहले ही शहर छोड़ चुका था। उसका पुराना गोदाम अब भी हाईवे से कुछ ही किलोमीटर दूर था। रात में पुलिस की एक टीम उस गोदाम तक पहुंची। दरवाजा जंग लगा था, लेकिन अंदर हाल के निशान दिख रहे थे, जैसे कोई आता जाता हो। अंदर एक पुराना ट्रक खड़ा था, नंबर प्लेट धूल से ढकी हुई। जैसे ही धूल साफ की गई, नंबर वही निकला जो 15 साल पहले हादसे वाले ट्रक का था। सबके रोंगटे खड़े हो गए। ट्रक के केबिन के अंदर एक पुरानी लाल साड़ी का टुकड़ा फंसा हुआ था। तभी अचानक गोदाम के अंदर ठंडी हवा का तेज झोंका चला। टीन की छत कांपने लगी। पुलिस वालों ने एक दूसरे को देखा। एक सिपाही बोला, साहब, कोई पीछे खड़ा है। सबने पलट कर देखा। गोदाम के अंधेरे कोने में लाल साड़ी में वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा गुस्से से भरा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली नहीं थीं, उनमें जलती हुई आग जैसी चमक थी। उसने धीरे धीरे हाथ उठाया और ट्रक की ओर इशारा किया। अचानक ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। केबिन की लाइट जल उठी। स्टीयरिंग खुद ब खुद घूमने लगा। पुलिस वाले घबरा गए। ट्रक आगे बढ़ा और गोदाम की दीवार तोड़ते हुए बाहर निकल गया। सब भागकर बाहर आए। ट्रक सीधा उसी हाईवे की ओर जा रहा था। पुलिस जीप पीछे पीछे। घड़ी में फिर 12 बजने वाले थे। ट्रक बिना ड्राइवर के खुद चल रहा था। हाईवे पर पहुंचते ही वह ठीक शांति विश्राम गृह के सामने आकर रुक गया। होटल के टूटे बोर्ड की लाइट अपने आप जल उठी।
लाल साड़ी वाली औरत ट्रक के सामने खड़ी थी। उसने हाथ बढ़ाया, ट्रक का दरवाजा खुला। अंदर की सीट पर धुंध जमा होने लगी। उस धुंध में एक चेहरा उभरा, बलदेव चौधरी का। वह चीख रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, वो सड़क पर खुद आई थी। उसकी आवाज गूंज रही थी जैसे किसी और दुनिया से आ रही हो। पुलिस वालों ने यह दृश्य साफ देखा, जैसे ट्रक के अंदर अतीत दोहराया जा रहा हो। अचानक ट्रक के पहिए